अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, रात के 22:49 हुए हैं और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त 100 अंकों से दिखाती है। कहता है अलग अलग तालिका में 100 अंक है मैक्सिमम हर एक में और उसके नंबर दिखाने लग रही है। तो हु ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो कह रहा है किस बच्चे के 79% नंबर आए हैं सारे सब्जेक्टों में मिला के। कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5। तो 5 सब्जेक्टों में 79% यानी 500 का 79%। कैलकुलेट करोगे तो जो भी जोड़ आएगा 5 नहीं 45 इकाई का अंक आएगा 5। अब आप ये देखो कि किसके अंक जोड़ने पे आखिरी अंक 5 आ रहा है। आते हैं जी, देखिए मेरे बच्चे, 8 8 2 8 कभी भी 5 नहीं आएगा। 6 5 आ गया, 6 6 12 6 18 8 8 16 ये भी इकाई का अंक 5 नहीं लाएगा। 7 3 10 0 4 5 9 ये भी 5 नहीं ला रहा। 8 4 12 12 और 6 18 और 9 ये भी 5 नहीं ला रहा। मेरे बच्चे यहाँ देखिए तो 5 आ रखा है, यहाँ 5 आ रखा है, यहाँ 5 आ रखा है, यहाँ 0। तो मेरे बच्चे केवल और केवल तरुण ही वो लड़का है जिसके सारे सब्जेक्टों के टोटल मार्क्स करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। क्योंकि 500 नंबर का पेपर है, 79% नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी इसके एक्चुअल नंबर होंगे उसका आखिरी अंक 5 होगा। तो उसकी तलाश करनी और उसके आधार पर भेड़ देना है। तो मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर होगा तरुण, ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फ्रॉम ए सर्कल विद रेडियस दिस एंड ए सेक्टर विद आर्क दिस इज कट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। मेरे बच्चे, अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क भी देखिए और रेडियस भी देखिए, तो एरिया का सूत्र होता है क्या सर? 1/2 L इंटू आर। अब देखो यार, 2 अंकों पे डेसिमल यहाँ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के हिसाब से 1 अंक हो रहा है, यानी 3 अंकों पे डेसिमल है। ऑप्शन में सारे ही अंक 3 पे। अब ये देखो कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल ढूंढो। 8 और 5 13, 6 8 5 13 5 18, 6 2 8, ये तो कभी भी नहीं होने का। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 6 2 8, 19 में 8 गया मेरे बच्चे 11, ये सेट हो रहा है। 8 और 8 16, 16 5 21, 7 6 13, ये भी मतलब ही नहीं। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 6 2 8, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई मल्टीपल है ही नहीं। आइए जी, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है 9 सितंबर का, आफ्टरनून वाली शिफ्ट का। सवाल में कह रहा है जी एम एन और एस है, किसी टंकी को 20 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। मान लेते हैं टंकी समझाने के लिए 100 यूनिट पानी। तो 25 चौकू 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ो। यानी ये हो गया तुम्हारा एम एन एस, ये हो गया एम, ये हो गया एन और ये हो गया एस। कहता है रेस्पेक्टिवली इनिशियली पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन। कहता है एन और एस दोनों को ओपन किया गया, तो ये दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे? 3 यूनिट। और 10 मिनट तक ये कार्रवाई चलती रही। तो 10 मिनट में 3 के हिसाब से कितना पानी भरा गया जी? 30। बहुत सुंदर जी। अब क्या हुआ जी? अब कहता है एन को बंद कर दिया, एन का पत्ता गोल। फिर क्या कह रहा है जी? एंड पाइप एम इज ओपन। अब काम कौन कर रहा है? एम और एस ओपन कर रहा है, लेकिन कह रहा है पाइप एस को टंकी भरने से 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो बताया था कि काम जब भी पहले हो रहा हो, यानी काम खत्म होने से पहले कोई छोड़ रहा है, तो उसे आखिरी तक ले आओ। तो यानी अगर मैं ये चाहूं कि एस को 15 मिनट यानी आखिरी तक लाएं तो एस 15 काम और कर देगा। तो 1 यूनिट 1 मिनट में करता है तो 15 यूनिट में 15 काम कर देगा। तो इस हिसाब से काम कितना हो जाएगा? यहां काम 30 हो चुका था तो बचा कितना था? 70। और अगर मैं एस को आखिरी तक लेके जाऊंगा तो काम अब कितना कर जाएगा? 85। लेकिन अब फायदा ये होगा कि एम भी काम पे होगा और एस भी होगा, तो 4 और 1 5 यूनिट के हिसाब से 85 यूनिट करने में कितना मिनट लगाएंगे? 17 मिनट। तो बाबू 17 मिनट यहां होंगे, 10 मिनट यहां, तो पूरी टंकी भरी जाएगी 27 मिनट में। ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो। देखिए भैया, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है 9 सितंबर इवनिंग वाली शिफ्ट का। सवाल में कह रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ माफ करिए, कहता है स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है
और इसका रिटर्न है 6%, तो भाई 20 का 6% निकालेंगे तो मतलब रिटर्न आया 1.2। स्टॉक बी का पोर्टफोलियो 30% है, मतलब अगर 100 रुपए है तो उसमें से 30 रुपये हमने बी में डाला हुआ है, और बी में रिटर्न कितना है 8%, तो 30 का 8% डालेंगे तो कितना आया जी 2.4, ये प्लस है। सी में 20% और इसका रिटर्न है 4%, तो 20 का 4% कितना हुआ जी 0.8। तो यहां तो सारी जगह प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कह रहा है जो डी स्टॉक है उसमें 30% पैसा डला हुआ है, लेकिन वहां नेगेटिव रिटर्न है 5% का, तो 30 का 5% 1.5, तो यहाँ 1.5 रुपए का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। कह रहा है जी ओवरऑल रिटर्न बताओ, तो जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और 2, यानी 4.4 का तो आया पॉजिटिव रिटर्न और 1.5 का आया नेगेटिव रिटर्न। घटाएंगे 14 में 5 गया 9 और 3 में गया 2, यानी ओवरऑल पॉजिटिव जो उसका कलेक्शन आएगा वो 2.9% का है। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल से उत्तर पूछ रहा है कि भाई क्या आंसर होगा। आइए बाबू, रात का समय हुआ है 11। आइए, सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन टेबल शोज द पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 डेज। कहता है 3 दिनों में 4 प्रिंटरों ने जो प्रिंट किया उसके बारे में क्वांटिटी दिखाई गई है। कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे was 15% more than the total number of pages printed by all the given printers together on Saturday। कहता है इन सारों ने मिलकर शनिवार को जो कारनामा किया है, सारों ने मिलकर शनिवार को जो कारनामा किया है, कितने प्रिंट किए, तो देखो जीरो तो ये हो गया, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 4 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, और भैया 2 और 1 3, यानी 34,240 पेज प्रिंट किए इन्होंने शनिवार को। और कह रहा है बुधवार को जो ये नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करेंगे, ये इससे शनिवार से 15% ज्यादा पेज प्रिंट करते हैं। तो सवाल में कह रहा है बुधवार को कितना प्रिंट करेंगे, यानी इससे 15% ज्यादा। 34,240 का 10% कितना हुआ, तो आप कहोगे 3424, और 5% कितना हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी इसका 1700। इसको जोड़ना है, लगभग आंसर निकल के आएगा। देखो भैया, मारो गोली इसको, तो यहाँ देखो 2 और 4 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, हाँ जी, और भैया 4 3 7 1 8 1 9 3, यानी 39 के समथिंग आंसर जाएगा, 39,300। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मैंने 10% निकाला, फिर 5% निकाल के जोड़ दिया। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, डीआई भर भर के देने लग रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। और मैंने 15 मॉक टेस्ट कराए, आज भी खोल के देख लो यूट्यूब पे, हर एक मॉक टेस्ट में आपको 3-3 डीआई मिलेगा, क्योंकि जो मैं करा रहा हूं वही पेपर में आ रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कहता है ये कंपनी मतलब एबीसी कंपनी है, ये नीले वाला प्रोडक्शन है और ये पिंक वाला प्रोडक्शन इन ईयर 2018 और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी इतनी कैपेसिटी इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमसे सवाल में पूछ रहे हैं, यहाँ छोटा बना के दिया, कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। तो भैया रेफ्रिजरेटर का कुल उत्पादन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 140 190 और 150 को जोड़ेंगे तो 0 9 5 14 और 4 18 और 3 और 1 4, यानी 480 रेफ्रिजरेटर कुल मिला के बने हैं, उसमें सी कंपनी का जो बना है वो 150 है। तो कह रहा जी कितना परसेंट है, गुना बाबू 100 करेंगे। अब आप देखिए ऑप्शन से अगर हम जाएं तो 48 15 दूनी यानी ज्यादा ही आएगा, हाँ या ना। देखो भाई काटना चाहे तो काटते हैं, 3 5 15, 3 16 48, 1/16 कितना होता है जी 6 सही 1/4। अब मैं 5 गुना करूंगा तो 6 5 30 और 31 सही 1/4%, यानी मेरे बच्चों मेरा डी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, डी। कहता है जी एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, बट वो नमक का क्रय मूल्य भी 25 ही किलोग्राम है, यानी 25 की चीज 25 में बेच रहा, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वो क्या करता है 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है हर किलो पे, यानी ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। कह रहा प्रॉफिट बताओ, तो 20 चौक 80, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी एक्चुअल में 4 की चीज 5 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ 4 पे यानी 25% का। तो बहुत बेसिक सवाल भी आ रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं इन ए कंसिस्टेंसी 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। कहता है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है भाई, और बाकी है महिलाएं, यानी 55% होंगी महिलाएं। अगर रेशियो लोगे तो 5 निम में 45 और 5 11 55, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर मेल 9 है तो फीमेल है 11।
आपको परसेंटेज निकालना है तो मेल 900 मान लो, फीमेल 1100 मान लो। अब सवाल में कह रहा है क्या, इफ 60% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट इलिटरेट, अगर 60% इलिटरेट हैं तो लिटरेट कितने होंगे 40%, तो 900 का 40% 36। और अगली लाइन में कह रहा है 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, अगर 60% लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितनी होंगी 40%, तो 1100 का 40% 44% ना, 40% मेरे बच्चे 44। अब सवाल में क्या कह रहा है, देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ लिटरेट मेल, तो इलिटरेट फीमेल जो है वो लिटरेट मेल से कितना ज्यादा है, तो भैया कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, तो बाबू 8 ज्यादा है 36 पे, तो कहता जी 100 पे कितना ज्यादा, तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 2/9, 1/9 होता है 11.11, 2/9 होगा मेरे बच्चे 22.22%। आइए बाबू, देखिए यार ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत जानदार सवाल है। धीरे धीरे इसके मेथड और भी यूनिक निकलेंगे, अभी के लिए जो मैं समझ पाया उस मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सवाल में मुझे ये कहा कि इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कह रहा 3 लगातार पूर्णांक है उनकी वैल्यू को ये शो करते हैं, यानी ये जो सेटअप है इक्वेशन का, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के ऊपर दिखाया गया। 3 क्रमागत पूर्णांक का मतलब ऐसा हुआ, जैसे मैंने 5 लिखा तो अगला मैं 6 लिखूं, उससे अगला 7 लिखूं, मैंने 10 ले लिया तो 11 लूं 12 लूं, यानी डिफरेंस हमेशा 1-1 का होगा, हमेशा ही डिफरेंस मेरे बच्चे 1-1 का होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बहुत सुंदर। एक बात और बताना, अगर मेरे बच्चे में पहला नंबर ले लूं, दूसरा नंबर ले लूं और तीसरा नंबर ले लूं, और अगर पहले और दूसरे को जोड़ूं और बीच वाले को घटाऊं, तो उत्तर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 और 7 12, 12 में से 6 गया 6, यानी हमेशा आंसर वही आता है जो बीच वाला नंबर रहता है। कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 10 11 12, अगर मेरे बच्चे में पहले और आखिरी को जोड़ूं और बीच वाले को घटाऊं, तो आंसर क्या है? 12 10 22, 22 में 11 गया 11, तो आंसर भी 11 ही आएगा। इस बात को आप समझ के रखना। अगर मैं 3 इंटीजर ले रहा हूं a+1 और a+2, इन दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाऊंगा तो हमेशा ही जो घटा रहा हूं वही मेरा आंसर निकल के आना है। क्लियर है? अब आते हैं अपने सवाल पे मेरे बच्चे। कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को प्रणाली से चरों का मान 3 क्रमागत पूर्णांक के रूप में है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो मैं यहां से ये समझना था कि x - y + z = 2a। अगर ये 3 क्रमागत पूर्णांक हैं तो मेरे बच्चे इन तीनों को जब सोल्व करेंगे, पहले दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाएंगे, तो जो उत्तर आएगा वो कुछ और नहीं, बीच वाला ही नंबर आएगा, और ये बीच वाला नंबर ही उसने 2a दिया हुआ। यानी सच बात ये है कि वो यहां ये कहना चाह रहा है कि y का मान ही 2a, y का मान ही मेरे बच्चे क्या है 2a। आप में से कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए कि सर y का मान ही 2a? अगर आप इतनी बात को समझ गए तो सवाल हो जाएगा। अगर y का मान 2a है तो y उधर लेके जाऊंगा मैं, तो आप ये कहेंगे कि सर x + z जो है वो आया 4a, क्योंकि y का मान 2a। हमने कहा जी ठीक बात है। अब मुझसे सवाल ने कहा कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। मैं पहली इक्वेशन लेता हूं, मेरे बच्चों ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं कि a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो 4 दूनी 8। अब आप ये बात जानते हैं कि x, y और z 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स है। y का मान क्या है जी 2a, a का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो y का मान 4। अब ये एक कम होगा या एक ज्यादा, ये एक कम होगा या एक ज्यादा। तो अगर ये 3 ले लूं और ये मेरे बच्चे में 5 ले लूं, तो मुझे इस डाटा को यहाँ यूज करके देखना पड़ेगा यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरे भाई मैं x का मान 3 लेता हूँ, y का मान 4 लूँ तो 4 चौक 16, और z का मान 5 लूँ तो 5 दूनी 10। तो a का मान कितना लिया हुआ है मैंने 2, तो 4 में 2 गया 3 दूनी 6। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? आप कहें सर नहीं। और ये जरूरी नहीं ना 3 4 5 ही हो सकता है, 5 4 3 भी हो। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, तो क्या 6 आ सकता है? तब भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 2 तो आपका आंसर नहीं लिया जा सकता a की जगह। आराम से बस देखिए और इसी तरीके से सवाल को समझते जाइए, थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, अब 2 सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मेरे बच्चे 4 को करके देखते हैं कि z का मान 4, a का मान 4 हुआ, तो मेरे बच्चे y का मान 4 दूनी क्या हो गया 8। अब ये 8 से एक कम होगी, ये 8 से ज्यादा हो सकती, या ये ज्यादा होगी ये कम, ये 7 हो सकता है, ये मेरे बच्चे 9 हो सकता है। अब सेकंड में रखते हैं, अगर x का मान 7 लें, y का मान 8, 8 चौक 32, और z का मान 9 लें तो 9 दूनी 18। तो मेरे बच्चे हम यहाँ a का मान 4 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्या ये संभव हो रहा है? नहीं। अगर मैं इसे पलट लूं, 9 यहां रख लूं, यहाँ 8 यहाँ 7, तब भी नहीं संभव होगा, क्योंकि यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 7 दूनी 14, तब भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मेरे बच्चों आता हूं मैं तीसरे ऑप्शन पे कि भैया मैं a का मान 1 रख लूं।
अगर a का मान 1 रखूंगा तो y का मान 2a था, यानी y का मान आया मेरे बच्चे 2। अब मेरे बच्चे ये एक छोटा हो सकता है, ये एक बड़ा हो सकता है, या ये बड़ा होगा ये छोटा, कंजुगेटिव। रख के देखते हैं इक्वेशन में। x का मान दूसरी इक्वेशन में 1 रखें, y का 2 चौक 8 आया, और z का मान 3, तो 3 दूनी 6। a का मान 1 रखा तो 4a में से क्या 3, 3 3 9, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब इसे उलट के देखो कि भाई 3 2 1 भी तो रख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ। अगर मैं 3 रखूं तो ये 3 हो गया, ये 8, और इसका 1 रखूंगा तो ये 2 हो गया। 8 और 3 11, 11 में 2 गया, 9 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तक 2 स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई। अब इसी डाटा को तीसरे में लगाना है। तो x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, y का मान 2 लेंगे, 3 दूनी 6, z का मान 1 लेंगे 4, और मेरे बच्चे 6 में से 2 गया, यहाँ 4 सेटिस्फाई करने लग रहा है। तो आंख बंद करके हम कह देंगे कि हाँ सर a का मान 1 है। हाँ जी। दूसरा तरीका क्या है, y का मान 2a आ गया, इसका मतलब यहां इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू ए की फॉर्म में आ गई, यहां इक्वेशन x प्लस जेड की ए की फॉर्म में आ गई। x की वैल्यू निकाल दो, z की वैल्यू निकाल दो, y की। तो अगर आपके पास तीनों ही इक्वेशन आ गई, यानी बहुत मुश्किल नहीं, आसान सा काम है, x y और z तीनों ही एक ही टर्म में आ गए, तो सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई ये कंजुगेटिव है। तो मतलब जितना डिफरेंस यहां होना है वही डिफरेंस यहां होना है, डिफरेंस इक्वल कर देना। कुछ है ही नहीं सवाल में बहुत बड़ी कैलकुलेशन का। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई y का मान तो 2a सर्टेन हो गया आपके पास। हाँ जी। अगर डिटेल करने जाओगे तो y का मान 2a आ गया, और x प्लस जेड कितना आ गया सर 4a। ऐसे यहां निकालोगे x माइनस 2z सेकेंड इक्वेशन में, तो y का मान है 2a, 2a उधर जाएगा माइनस का होगा, तो y का मान 2a तो 8 ही आया, 3 चौक 12 माइनस 11 है। यहां से मेरे बच्चे x को कैंसिल करके z का मान a में ले आऊंगा, फिर z का मान यहां रख के x का मान a में आ जाएगा, तो तीनों एक ही टर्म में आ जाएगा, और तीनों के तीनों कंजुगेटिव दे रखे हैं, यानी डिफरेंस एक आना चाहिए। बस उसको चेक करके कहानी खत्म कर लेनी। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए भाई, कहता है 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर पी क्यू क्यू आर 7 इकाई लंबाई वाले प्रत्येक जीवाएं। भाई 2013 में ये सवाल शायद आया था ऐसा। कह रहा है कि भाई दो कोड हैं, दोनों ही कोड की लेंथ 7-7 सेंटीमीटर, पी क्यू क्यू आर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस भी 7 ही सेंटीमीटर। तो ये तय हुआ मेरे बच्चे कि क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी, क्योंकि ये भी 7 ही है, ये भी 7 ही है। आप कहेंगे हाँ। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा पी आर की लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी आर की लेंथ अगर मैं निकालने जाऊंगा, यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी, ऐसे ध्यान से देखोगे, सुंदर सी पिक्चर बनाओगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का, और ये एल्टीट्यूड क्या है, √3/2a। तो जितनी एल्टीट्यूड की लेंथ ये होगी, उतनी एल्टीट्यूड की लेंथ ये होगी, गुना 2, तो आंसर आएगा √3a। ए का मान 7 दे रखा है, यानी 7√3, और वो मेरे बच्चे ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि √3 का परिमेयकरण कर दें तो नीचे आया 3, 3 7 21, 7√3 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हुआ। आइए, कहता है यदि 9 अंकीय संख्या है और 36 से भाग जानी, तो 36 से कोई नंबर भाग जाएगा तो 4 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 अंक है, आखिरी 2 अंक है मेरे बच्चे y6। अब y6, 4 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर आखिरी डिजिट 4 से पूर्णतः भाग हो गया, तब तो y की जगह पे इवन डिजिट होगा। लेकिन अगर ये पूर्णतः भाग नहीं हो रहा, तो इसमें 2 जोड़ो, फिर 4 से पूर्णतः भाग होगा। हाँ जी, तब हो रहा है, तो इसका मतलब y के स्थान पे क्या होगा, ओड डिजिट। यानी y की जगह पे 9 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, उसके बाद 5 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, y की जगह पे सब रख सकते हैं। मुझसे पूछ रहा है y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है, 9। तो अगर मेरे बच्चे में y की जगह 9 लिख दूं यहाँ, तो मुझे 9 से ही भाग देना है। तो 9 से भाग देना है, तो देखो 9 गया, ये 9 गया, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 37 को 9 से भाग देंगे, 7 3 10, 1 बचा। तो मेरे पास कहानी बची 1 जमा x। तो x का क्या मान लूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे x का मान 8 रख लो। अब यहाँ 8 रखेंगे x का, तो 8 दूनी 16, और y का मान 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर आया 5। अब नेगेटिव का उसने खुद ही बोला था कि इसका ऋणात्मक मान, तो मेरे बच्चे -5 आंसर आया। देखिए बाबू, सवाल को ध्यान से समझिए।
सवाल में कह रहा है अन्ना एंड बेन ईच हैव ए कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। कहता है अन्ना और बेन दोनों के पास मार्बल्स का एक संग्रह है। देखो मेरे बच्चे, अगर मुझे डिटेल कराना हो तो मैं ऐसे कहूंगा, अन्ना के पास ए मार्बल है, बन्ना के पास बी है, बैन के पास। कह रहा है कि अगर अन्ना एक मार्बल दे दे बैन को तो बैन के पास B+1 हो जाएंगे। तो कह रहा है दोनों के पास गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। लेकिन कहता है अगर बेन एक मार्बल दे दे अन्ना को A+1 तो बेन के पास B-1। तो कहता है बेन के पास जितने मार्बल होंगे उसके 3 गुने के बराबर अन्ना के पास हो। दो इक्वेशन लेंगे, सोल्व करेंगे, कहानी निपटाएंगे, कहानी खत्म। लेकिन आप एक चीज देखिए, हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। हम ये बात तो जानते हैं कि अन्ना के से एक घटा रहे हैं तो बन्ना को मतलब बेन को एक दे रहे हैं, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। यानी एन और बेन के बीच का जो डिफरेंस है वो उसका है। किसका है भाई? दो क्या थे? मार्बल्स का है। तो जैसे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 10, तो 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 2, तो एक 6 और एक 4, 6 और 4। अब देखो 4 में एक इससे एक दोगे तो 5 हो जाएंगे, और इससे एक घटे तो 5। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही एक इसको दिया तो ये 7 हो गए, इसके पास 3। तो कह रहा है इसका 3 गुना। क्या 3 गुना है? नहीं। अब मेरे बच्चे 11 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस 2 हो मेरे बच्चे। तो सर आप कहेंगे कि 11 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना जिनका डिफरेंस 3 हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है सर। यानी ये इवन पे ही सेट होना है। 8 आते हैं, ए और बी पे लेते हैं। 8 को 2 में तोड़ना है मेरे बच्चे, तो एक मुझे लेना पड़ेगा 3 और एक लेना पड़ेगा 5। हाँ जी, 5 और 3 लेना पड़ेगा राजा। अब कहानी को समझना, अगर 5 से 1 घटाया तो 4 बचा, इसे 1 दिया तो 4 बराबर हो गए। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर इससे 1 इसे दे दिया तो 6 हो गए, तो यहाँ कितने बचे? 2। तो इसका 3 गुना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे 3 गुना बना रहा। तो हमें डिटेल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही अपने आप झटके से आंसर दे दे रहा है। सिंपल बात, और कुछ है ही नहीं। सवाल में कह रहा है भाई एक निवेशक ने शेयर बाजार में 2 लाख रुपए निवेश किए। पहले दिन शेयरों में 18% का इंक्रीज किया, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन 15% का डिक्रीज किया। तीसरे दिन मेरे बच्चे 3% का डिक्रीज किया। निवेशकों के शेयर के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? कहता ओवरऑल कमी या वृद्धि बताइए क्या होगी। ये 18 सितंबर इवनिंग की शिफ्ट का पेपर है। कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन ठीक आए, उन्हीं को डिस्कस करें। देखो यार सक्सेसिव निकालते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 18 में 15 गया 3, 18 15 227.27, घटाएंगे तो 0.3% की शुद्ध वृद्धि हो जाएगी। यहाँ तो इसको -3 से टैकल करेंगे, ध्यान देना ये 0.3 है, 0.3। तो देखो यार x + y करेंगे तो -2.7 आया, और अभी माइनस में इनका मल्टीपल और भी जाना है। तो पहली बात तो इंक्रीज ने डिक्रीज होगा, और -2.7 से भी बड़ा आना है, तो ये तो 2.2 है। तो फिर अप्रोक्सीमेट क्या आया? ऑप्शन सी मेरा राइट। आइए राजा, कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लैख पर एनम ओवर द गिवन ईयर, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए ईंधन और परिवहन की कुल राशि का कितना % है? तो भैया बोनस जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 5 10, 2 और 1 3 और 5 8 8 16 और 9 25 हासिल 2, 2 और 3 5 4 9 4 13 4 17 और 4 21, यानी 21.25 रुपए का बोनस है। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जोड़ेंगे भैया, तो 8 5 13, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 और 6 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 1 6 और 1 733। तो सवाल में यही पूछ रहा है 733 का 21.5 कितना % है? 733 का 21.5 कितना % है? 21.5 733 का कितना %? अब हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। ऑप्शन या तो 4 के नजदीक है, या 3 के नजदीक है, या 3.5 के नजदीक है, या 2.5 के नजदीक है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि 7.733 का 1% क्या होगा? तो 7.33। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये देखना है कि इसका कितना गुना है। 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कि 50 गुना। तो आप कहेंगे सर 4 गुना तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा, मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है। 3 गुना करेंगे तो 3 7 21, 3 3 9, यानी 21.9 हो जाएगा। 3 गुना करते ही लगभग लगभग, और मेरा है 21.5, यानी 3 गुना से थोड़ा ही छोटा होगा। तो थोड़ा ही छोटा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा दिखाई दे रहा है। भाई परसेंटेज में यही चीजें खेलनी सिखा रहा होता हूं मैं क्लास में, काहे परेशान हो रहे हो राजा? देखो यार
ये मतलब हद है। इस टाइप के मैंने 2 सवाल अभी पीछे आपको करा दिए, लगातार इसी टाइप इस पे लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो भाई पीछे की क्लास आप देख लेना, पिछले वाली जो वीडियो है उसी में 2 सवाल गए हैं, सेम ही टाइप के क्वेश्चन गए, तो वहां से आप देख लेना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेपर का एनालिसिस बंद हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इतने मुश्किल सवाल बच्चों को रिपीट आ रहे हैं, सेम सवाल आ रहे हैं, डाटा बदल रहे हैं, लैंग्वेज सेम, तो फायदा क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल को, सवाल ने कहा कि विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 में बेची। यानी 1 किलो में 20 बिस्किट बेचने थे लेकिन 19 ही बिस्किट बेचे, जिससे ग्राहक को धोखा मिला। कह रहे यदि विक्रेता ने कुकीज, ये धोखा मिला शब्द इसलिए लिखा है कि भाई देनी थी 20, मतलब 20 बिस्किट देने थे, दे दिए 19 बिस्किट। अब कहता है विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी थी। यानी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं भाई 76 रुपए में वो चीज़ खरीद के लाया, कितने 20 बिस्किट खरीद लाया। एक बिस्किट कितने का लेके आया, तो लाया 38 दूनी 76, यानी 3 रुपए 80 पैसे का एक बिस्किट खरीद के लाया। अब हुआ क्या बाबू कि 95 रुपए में उसने चीजें सारी बेच दी। सारी बेची नहीं भाई, 20 कुकीज उसके पास थी, तो 20 कुकीज में से एक कुकी उसने अपने पास रख ली और 19 कुकीज उसने बेच दी। 19 कुकीज बेच के उसे जो पैसा मिला वो 95 रुपए मिला, और ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, 76 रुपए। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमा लिया, 19 रुपए। यानी 19 कुकीज बेच के ही एक्चुअल में उसने 19 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन एक बिस्किट तो अपनी घरवाले के लिए अपने पास अभी भी रख ही ले गया ना भाई। 20 बिस्किट लेके आया था 76 रुपए में, वो 20 में से 19 ही बेच दिए 95 में, तो 76 में खरीद के लाया, 95 में बेचे, तो 19 का प्रॉफिट तो यही होगा। एक बिस्किट अभी भी तो उसके घर पे रखा रह गया, तो उस बिस्किट की भी तो कॉस्टिंग होगी 3.8। अगर 3.8 का प्रॉफिट मैं यहां लगाऊंगा तो अभी उसके पास कितने की चीजें हैं, 19 तो कमा ली और 3.8 की चीजें, यानी 22.8 का प्रॉफिट हो गया। तो सीधा मेरा आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। सवाल में कह रहा है पाइप क्यू कैन फिल ए टैंक इन 60 आवर वाइल आर में फिल इट इन 45 आवर। कहता है भाई पी 60 घंटे में कहानी भर सकता है और क्यू 45 घंटे में, नहीं, पाइप क्यू एंड आर, सॉरी, क्यू और आर 2 पाइप हैं भाई, ये 60 घंटे में भर सकता है, ये 45 घंटे में भर सकता है। 60-45 का एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे तो 180 आता है, 6 18 45 चौक 180। अब सवाल में कह रहा है क्यू एंड आर पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर। कहता है 6 घंटे तक दोनों खिले गए, तो 4 3 7 7 6 42 यूनिट पानी भर दिया इन्होंने। आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। कहता है अब क्यू और आर तो काम करेंगे, लेकिन डब्ल्यू भी काम करेगा जो पानी खाली कर रहा है। और सवाल में कह रहा है 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क। कहता है आधे लेवल तक टंकी भरनी है, तो 180 में 90 लेवल तक की टंकी भरनी है, और 90 में से 42 पहले से भरी जा चुकी है, तब कितनी और भरनी है भैया, 48। तो 48 यूनिट पानी और भरना है, तो इस 48 यूनिट पानी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे। तो इसका मतलब हर घंटे 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है। तो भाई ये 3 यूनिट पानी भर रही है, ये 4 यूनिट पानी भर रही है, तो 7 यूनिट ये भर दे रहे हैं। तो इसका मतलब डब्लू कितना खाली कर रहा होगा, 5, तभी तो 2 यूनिट भरा जा रहा है। तो कह रहा है डब्लू पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो 180/5। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 36। तो डब्लू 36 घंटे में टंकी खाली कर देगा। देखिए मेरे बच्चे, डीआई 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 भर भर के देखा डीआई, साला निकालें भी तो कितने डीआई निकालें। सवाल में ये कह रहा है भाई नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें, एबीसीडी द्वारा कंपनी द्वारा स्कूटरों की संख्या है। सवाल में पूछा है कि भाई डी ने जो स्कूटर बनाए हैं और एबीसी ने टोटल जो स्कूटर बनाए उनके औसत उत्पादन से कितना अधिक है। तो बाबू करना ये होगा, आपको ए का भी टोटल लेना होगा। तो देखो 0, 8 4 12 और 6 18, है ना, 8 4 12 6 18, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, 3180। तो यह आ गया। आपने कहा जी ठीक है। अब यहाँ बी में देखें तो 0 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19 का 9 असल 1, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 9 29 और 1 3090 ही हो गया। यहाँ 0 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 5 असल 2, 2 और 3 5, 5 10 और 1 11 असल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3150 यहाँ, 3090 यहाँ, 3180 यहाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों का टोटल करके फिर इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप या तो यहीं पे सबका एवरेज निकाल के फिर सेटिंग बैठा लो भाई, या फिर क्या करो सबको जोड़ के फिर एवरेज निकालो। तो अगर मैं जोड़ के निकालूंगा तो 0 8 और 9 17 और 5 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 3 9 9420,
इसे मेरे बच्चे 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी इनका औसत उत्पादन तीनों कंपनियों का 3140 है। देखिए यार, जोड़ना घटाना समय तो लगता है। अगर सच मायने में प्रीलिम्स की बात करें तो डीआई ही एक इकलौता वो हिस्सा था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ देखें जीरो, 8 2 10, 10 9 19 और 6 25 का पांचा हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22 हासिल 2, 2 और 2 4, 4250 ही आया मेरे बच्चे। यानी एबीसी कंपनी का टोटल प्रोडक्शन है 3140 और डी कंपनी का है 4250। 3140 और 4250, तो ये वाला इससे कितना ज्यादा है? तो 0 5 में 4 गया, 1 2 में गया, 1110 ज्यादा। तो 1110 ज्यादा है 3140 पे, और वो यही पूछ रहा है कि भाई ये कितना परसेंटेज है। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ ऑप्शन से मदद लेनी चाहिए, और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसका 3 गुना करते तो 3330 आता। अगर यहाँ 3330 लिखा रहता तो 33% लिखते, 33.33, लेकिन उससे छोटी वैल्यू है, तो आंसर 33.33 से बड़ा होगा। और 33.33 से ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। यानी छोटी छोटी कैलकुलेशनों में तो समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी रेंज तक पहुंच जाते हैं ऑप्शन के थ्रू सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आ रहे हैं, डीआई का सवाल है, और आप जानते हैं इस बार हर सेट में 3-3 डीआई, अच्छे डीआई पूछे हुए। कह रहा है नीचे दिया गया आंकड़ा एक परिवार के अनुमानित खर्च को दिखाता है जिसका कुल अनुमानित खर्चा 2.5 लाख रुपए, यानी टोटल जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए। और ये जो कहानी सारी दिखाई जा रही है, ये एस्टिमेटेड खर्चे की परसेंटेज शेयर दिखा रहा है एस्टिमेटेड एक्सपेंस का, कि भाई इंटरनेट पे 20% हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना, फूड पे इतना, ट्रांसपोर्ट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, रेंट पे इतना। अब हमसे सवाल में ये कहा कि इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंस। कहता है इलेक्ट्रिसिटी पे जितना भी आपका खर्चा हुआ है, 11% खर्चा हुआ है, ये तो था एक्सपेक्टेड, एक्चुअल में इससे 10% ज्यादा खर्चा हुआ है। तो 11 का 10% कितना हुआ? 1.1, यानी एक्चुअल में तो 1.1% ज्यादा खर्चा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी अभी तक जो हम सोच रहे थे उससे 1.1% ज्यादा खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन कह रहा है कि जो खाने वाली कहानी है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पे जो खर्चा था वो 20% एक्चुअल में कम हो रहा है एस्टिमेटेड से। तो भैया 18 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.6। इसका मतलब ये हुआ कि रेंट पे 3.6 रुपया कम खर्च हो रहा है जो सोचा हुआ था, और इलेक्ट्रिसिटी पे 1.1 ज्यादा हो रहा था, अभी भी 2.5% कम खर्चा हो रहा है। यानी जो एस्टिमेटेड था एक्चुअल खर्चा उससे 2.5% कम होगा। एस्टिमेटेड खर्चा कितना था जी? 2.5 लाख रुपए, पिछले वाली स्लाइड में दे रखा था। तो 2.5 लाख से 2.5% कम। पहली बात तो ये कि 2.5 लाख से बड़ा है तो ये ऑप्शन कट गया। अब 2.5 लाख का अगर मैं 1% पूछूंगा मेरे बच्चे तो 2500 हो जाएगा, 2% पूछूंगा तो 5,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 घटाऊंगा तो 2,45,000 बचा। हाँ जी, यानी अगर 2% की कमी करी होती तो आंसर आता 2,45,000, जबकि कमी है 2.5%, यानी 2.45 से और कमी जाएगी तो 2.45 और छोटा आंसर आएगा, तो ये तो गलत है, ये 40 बहुत छोटा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? आए, ये मेरे बच्चे 50वां सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, डीआई में ही थोड़ा झोल बैठा रखा है, बाकी आसान सवाल लिया है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें 4% वोट अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले हैं, 15,360 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड वोट का 80% है। 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी कि टोटल वैलिड वोट 5 थे तो मिले हैं 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 5 की वैल्यू इतनी, ये हो गया वैलिड वोट। कह रहा है जी 4% वोट इनवैलिड थे, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना था? 24, तो 24 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 की वैल्यू कितनी? ये थी मेरे बच्चे वोटिंग। और सवाल में शुरुआत में कहा कि भाई 80% लोगों ने वोट डाला, मतलब हर 5 में से 4 ने वोट दिया, तो 4 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे राजा हुआ सवाल। तो कहता कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब आप एक बात यहां से समझ गए क्या, कि सर देखो 25 5 125, 625 से भाग होना चाहिए, है ना? तो फोड़ तोड़ मचाते हैं यार, 23 18 20, हाँ वो भी हो सकता है। देखिए मैं वैसे तो इसमें अगर समझदारी की बात करूं तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 1 पावर यहाँ, तो 1 2 2 4 और 1 5, यानी जो भी आंसर आएगा वो 5 की पावर, मेरी बात समझे ना, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 1 2 3 और 1 4 और 1 5 इसके अंदर है 5, तो 5 की पावर 5 से वो नंबर भाग जाएगा ही जाएगा।
अब 5 की पावर 5 क्या होता है जी? 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125। यानी मेरा आंसर 3125 से भाग होने वाला होगा ही, क्योंकि नीचे से काटेगा नहीं। लेकिन आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप ये बात जानते हैं कि 125 से 1000 भाग हो जाता है? आप कहेंगे हाँ। मेरी बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? 125 से 1000 भाग हो जाता है। देखो फिर से समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है अगर आप समझ पाओ तो। मैं कह रहा हूं ये कोई भी नंबर 5 वाले मल्टीपल को तो काटेंगे नहीं। आपने कहा हाँ। तो यहां बचा कितना? 25 पांजे 125, और 5 और 5 25 ये बचा। तो जो मेरा आंसर होगा 25 गुना 125 से भाग होगा। 125 से 1000 भाग हो जाता है, तो आखिरी 3 जीरो तो सबसे ही कटेगी। अब जो 2 अंक बचे हैं ये हर हाल में किससे भाग होने चाहिए? 25 से, और 25 से मेरे बच्चे एक ही है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। आप में से एक बार ईमानदारी से बताना कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पाए। दूसरी चीज ये कि आप घबराना भी नहीं कि 4 चौक 16 से भी काटोगे, 24 से भी कटेगा, कट के आपका आंसर आ जाएगा। ये आप डिजिटल सम लगाओगे। लेकिन ये डाटा ऐसा है कि 5 वाला तुरंत पहचाना जा सकता है। ये मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको ये पता है यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये हर हाल में रेशनल नंबर देगा। ये मेरे बच्चे रेशनल नंबर है ही, और यहां अगर इरेशनल आ गया तो कभी भी जीरो बनेगा नहीं। यानी यहां मुझे हर हाल में परिमेय संख्या चाहिए। अरे हाँ है ना, क्या चाहिए? परिमेय संख्या चाहिए। मतलब यहां साइन थीटा की जो भी वैल्यू रखूंगा वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें रूट ना बने। तो मेरे बच्चे 15 डिग्री के मारो गोली, 30 डिग्री सही है, 60 के मारो गोली 45 के, क्योंकि 45 में रूट बनता है, 60 में रूट बनता है, 15 डिग्री में। केवल 30 डिग्री में रूट नहीं बनता। तो ऑप्शन बी मेरा आंख बंद करके आंसर सही। आइए मेरे बच्चे, डीआई में जबरदस्त जबरदस्त सवाल दे रखे। सवाल ने ये कहा कि भाई द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ 3 कंपनी ए बी एंड सी। ए बी और सी कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है करोड़ रुपए में लिखे हुए हैं, ए बी एंड सी, एंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ दीज कंपनीज इन डिफरेंट ईयर गिवन दैट। और कह रहा है हर एक कंपनी का अलग अलग साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो बता रखा है। कह रहा है कि भाई इनकम जो है ना वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट परसेंट। यानी सच मायने में अगर एक्चुअल प्रॉफिट की बात की जाए तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो। प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते थे। तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकलना है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आएगा हमारा सेलिंग प्राइस, जिसे हम इनकम कहते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो खुद ही लिख के दिया कि भाई एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट होना है। अब मेरे बच्चे इसी को मैंने छोटा बना के यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या करें। तो सवाल में मुझसे एक चीज कह रहा है, क्या यहाँ पे सवाल में कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन करोड़ बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2005। कहता भाई 2005 में कंपनी ए के प्रॉफिट और कंपनी बी के प्रॉफिट में कितना अंतर है। तो मेरे बच्चे कंपनी ए का 2005 में 40 करोड़ प्रॉफिट खर्चा था, उस पर 60% प्रॉफिट है। तो देसी भाषा में बोले तो 40 का 60% प्रॉफिट हुआ। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही है। और कंपनी बी का 2005 में 35 करोड़ एक्सपेंडिचर था, 48% प्रॉफिट था। तो 35 का 48% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि यहां कंपनी बी का इतना प्रॉफिट हुआ और कंपनी ए का 2005 में इतना प्रॉफिट है। मुझसे पूछ रहा है दोनों का अंतर बताओ। या तो मैं डिटेल कैलकुलेशन करूं और भाई अंतर निकालूं, या मैंने हमेशा ऐसी चीजों में कहा है कि आप मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करिए। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा भाई, बिल्कुल। अब 12 चौक 48, 12 पांजे 60 आया, 5 से काटेंगे 5 साते 35 आया, 4 से काटेंगे 10 आया। इसका मतलब अगर इसका प्रॉफिट 10 है तो इसका प्रॉफिट 7 है, यानी इसका प्रॉफिट 7 का मल्टीपल होगा तो इसका प्रॉफिट 10 का मल्टीपल होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हर हाल में 3 का मल्टीपल होगा। और उसने यही पूछा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, पूछा है ना डिफरेंस बिटवीन। तो मतलब 3 का मल्टीपल ढूंढना है। 4 और 1 5, 3 से भाग नहीं जा रहा, 7 दोनों भाग जा रहा, 8 3 11 भाग नहीं जाएगा, 2 और 1 3 5 भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके ए निकाल दूंगा आंसर। दूसरा तरीका ये कि मैं इसे सोल्व ही करूं, 40 का 60% निकालू, एक्चुअल वैल्यू आए, 35 का 48% एक्चुअल वैल्यू आए, फिर उनका डिफरेंस निकालू तो भी 7.2 ही आएगा, और 7.2 करोड़ ही मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। तो डीआई में हो क्या रहा है कि लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत डिफिकल्ट है, दिया डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन विश्वास मानिए मजा आएगा पढ़ के आपको। आइए देखिए यार, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। फॉर विच ईयर इज द डेली कंजप्शन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर ईयर। कहता है कौन से 2 सालों में जो कंजप्शन है वो बराबर है। जैसे एग्जांपल ना ऑप्शन दे रखा है एबीसीडी में, और ए ही उठाता हूं, 2019 और 22। तो बाबू देखो ध्यान से, 2019-22 पकड़ते हैं। 2019 ये वाला है, हाँ जी भैया आराम से समझो, और 2022 ये वाला है। कह रहा है जी किन 2 सालों में जो कंजप्शन है वो इक्वल है। एक तरीका तो ये है
कि मैं इनको जोड़ के यहाँ लिखूं टोटल कंजप्शन, इसका टोटल जोड़ के कंजप्शन लिखूं और फिर कंपैरिजन करूं। दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे कंपैरिजन की सेटिंग करता चला दूं, ये 450, ये 350, ये 100 ज्यादा, यहाँ 55-70, ये -15 कम, यहाँ 125-60, ये भैया 35 ज्यादा, यहाँ 280-400, 120 कम। अब देखते हैं क्या ये डिफरेंस जीरो हो रहा है। तो सर 100 और 35, 135, 15 और 120, 135 सेट हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का कंजप्शन बराबर आएगा। आप जोड़ेंगे तब भी कंजप्शन बराबर आएगा। आपको स्मार्टली कैलकुलेशन करनी होगी, सबको जोड़ने की जरूरत वहां पे नहीं। अगले में करते, अगर ये नहीं होता तो फिर 19-23 में जोड़ते, 21-23 में जोड़ते, और जिस सीक्वेंस में ऑप्शन है उसी सीक्वेंस में जो पेपर में एग्जैक्ट वही सवाल आपके रखे हुए 24 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। नहीं तरीका बताया तो भैया फिर जोड़ो सबको और फिर कंपेयर करो। एक तरीका जोड़ते तो यूनिट डिजिट का भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सभी में 0 है और कुछ एक में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 2 में। देखिए कहता है भैया समरीन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर 1260 में बेचता है और दूसरा कीबोर्ड 10% हानि पर 1440 में बेचता है, कुल प्रॉफिट या लॉस बताइए। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी जी, 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेची, तो 4 की चीज 5 में बेची तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी माफ करिएगा, समझ ही गए। 25% प्रॉफिट बेचना मतलब 4 की चीज 5 में बेची, तो 5 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना है, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट आई 252। तो मतलब पहले आर्टिकल को 252 यूनिट प्रॉफिट में तो उसने बेचा है, और कॉस्ट कितना था 4 यूनिट, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8 हो तो 10, 1008 हुआ पहले आर्टिकल का कॉस्ट। दूसरे आर्टिकल को कह रहा है जी 10% लॉस में बेचा है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1440, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160। इसका मतलब लॉस हुआ 1 यूनिट, दैट इज 160, और भैया कॉस्ट है 10 यूनिट, तो 16, 160 को 10 से गुना करेंगे 1600। तो राजा बाबू इसकी कॉस्ट 1600 है, इसकी कॉस्ट 1008 है, जोड़ेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी बनी 2608। आपने कहा जी हाँ। और भैया 252 का प्रॉफिट, 160 का लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 92 गुना 100। ये हुआ मेरे बच्चे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये तो तय है कि लॉस नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। अब दोनों ही ऑप्शन में ध्यान से देखोगे 3-3 दे रखा है, तो असली खेल है नीचे की चीज पकड़ने का। 27 या 163 में कौन सा पकड़ा जा रहा है, बस उसको संभालना और उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे यहां देखोगे तो 4 से भाग दोगे 23 जा रहा है, यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 4 एकम 4, है ना, बचा कितना 2, 4 6 24, 4 3 12, 163 आया बटे में, और 163 मेरे बच्चे यही है, और 163 किसी से कटना है नहीं जिससे 27 आ जाए कट के। देखो मेरे भाई एक दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का ये भी हो सकता है आपका, जो भाई रेशियो में जाना चाह रहे हैं वो इस सवाल को ऐसे भी कर लें। अगर आप एक्चुअल डाटा के साथ अप्लाई नहीं करना चाहते चीज़ों को, और आप कहें कि सर आपने हमेशा सिखाया कि कंपैरिजन से काम क्या करो सवाल का, तो आप ये पता है कि भाई दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या भाई 1260 और 1440 का रेशियो निकालेंगे तो 18 7 126 और 18 8 144, यानी एक्चुअल में दोनों आर्टिकल को जो सेल किया है ना उसने वो 7:8 में किया। जबकि कह रहा है पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 4 में चीज खरीदी, 1 का ला तो बेचा कितने में 5 में, और दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा, 10 में खरीदा, 1 का लॉस तो 9 में बेचा। अब हमें करना क्या होगा, हमें ये पता कि दोनों आर्टिकल का एक्चुअल में सेलिंग प्राइस का रेशियो 7-8 है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस को 7-8 के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, इधर पहले बराबर कर दो 9, इधर 5, ये तो हो गया इक्वल, फिर इसे 7 में लाना, इसे 5 में ना 8 में, बस होगी बात। तो यहाँ 9 7 63 को 1 से किया, 63 का प्रॉफिट हुआ, 8 5 40 का लॉस हुआ। तो यहां से पहली चीज तो क्लियर हुआ कि 40 का लॉस 63 का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें काटा भी लगाना है तो ये काटा यहां लग जाएगा कि लॉस नहीं आएगा प्रॉफिट आएगा। दूसरा 63 को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 63, और मेरे बच्चे 40 को 10 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, और 4 6 24 और 1 25, तो 2 और 4 6, तो आया 652। तो मेरे बच्चे ओवरऑल कॉस्ट जो आया वो 652 आया, और प्रॉफिट कितना हुआ 63 और 40 में 23 का हुआ। तो कह रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है, 4 से काटेंगे 25 और 4 से इसे काटेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 163। तुरंत समझ में आ गया 163 एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। यानी अब इस तरीके से भी कर सकते हो, जो डाटा एक्चुअल दिया हुआ है डायरेक्ट उसको भी लेके कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 11 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। पता नहीं ऑप्शन में ऐसी क्या मिस्टेक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है और दे भी ऑप्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा है, तो सवाल में थोड़ा सा शक हो रहा है
ये ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी राम जाने। देखो यार, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि हमारे सामने कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि यार ये वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, तो आप अपनी तरफ से जो उचित लगे वो अप्लाई करके आ जाइए सवाल में। जैसे अगर मैं अप्लाई करूं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे साइन 45 कोस 45 कट जाएगा, तो ए इक्वल टू बी आ गया। हाँ है ना। यहाँ रखेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू लाएंगे तो वो आएगी 1, लेकिन ए स्क्र प्लस बी स्क्र खुद भी दे रखा है तो नेचुरल हर बार कॉन्ट्राडिक्ट होगा। तो इसका मतलब इस सवाल के ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, और यहाँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि जो पूछा है वही दे दिया, तो फिर प्रूफ क्या होगा इसमें, है ना। चलिए भाई, देखिए मेरे बच्चे, रेस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहा है अतुल ने विशु को 900 मीटर की दौड़ में 20 सेकंड की बढ़त दिलाई और इसे 135 मीटर से हरा दिया। कह रहा है अतुल 900 मीटर की रेस में 20 सेकंड की उसको बढ़त भी दे रहा है, फिर भी 135 सेकंड से हरा दे रहा है। तो 900 में से 135 घटाएंगे तो बचा 765। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो दूसरा लड़का है जिसका नाम विशु है, वी से डिनोट कर रहे हैं, जो विशु है उसे 900 मीटर की दौड़ दौड़ने में अतुल को अगर टी सेकंड लगते हैं बाबू समझने के लिए, तो विशु को 20 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, यानी टी प्लस 20 सेकंड लग रहे हैं। इतनी ही दूरी को दौड़ने के लिए टी प्लस 20 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि कम डिस्टेंस भी दौड़ रहा है और फिर भी हार रहा है। जबकि सेकंड केस में कहता है उसी दौड़ में अगर अतुल 189 मीटर का स्टार्ट दे दे विशु को, तो 900 में से 189 पहले आगे खड़ा कर दिया, तो बचा कितना जी 711 मीटर। कह रहा जी अगर 711 मीटर भगाने को बोले तो भी जो विशु है वो 8 सेकंड से हार जाता है, यानी अतुल उसे 8 सेकंड से हरा देता है रेस में। तो इसका मतलब अतुल को 900 मीटर दौड़ने में जितना समय लगेगा विशु को उससे 8 सेकंड ज्यादा लगेगा। बस यही इस सवाल को समझने का मूल मंत्र है। अगर आप इतनी बात को माइंड में मेकअप कर गए तो बात बन गई। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई 765 मीटर दौड़ने में विशु को इतना टाइम, 711 मीटर दौड़ने में विशु को इतना टाइम, तो 65 और 11 का अंतर निकालेंगे तो 54 मीटर, यानी 54 मीटर का गैप भेदने में विशु को कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकंड और 20 यानी 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो मेरे बच्चे काटेंगे तो 6 नीम 54, 6 दूनी 12, यानी मैं ये कह सकता हूं कि विशु की स्पीड है 9/2 मीटर पर सेकंड। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई विशु पूरी रेस 900 मीटर की कितनी देर में पार करेगा, तो 900/9/2 यानी 200 सेकंड में पार कर लेगा। 200 सेकंड का मतलब 180 प्लस 20 यानी 3 मिनट 20 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने कहा डीआई में भर भर के सवाल दे रहा है। हमारा इससे पूरे वीडियो सेशन को देखने में एक बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा, और वो ये कि हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर जाएंगे, और डीआई की प्रैक्टिस जीवन में दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन डीआई आपको दोबारा मिलना ही नहीं है। आई और सारे डीआई में करा रहा हूँ जो अच्छे अच्छे। कह रहा था फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट वेरियस कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी। 7000 टोटल बच्चे हैं। यहाँ जिनको दिखाई नहीं दे रहा तो बीबीए में 13%, बीएससी मैथ में 20, 10 केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम में 20%। ये डाटा दे रखा है। सारी की सारी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कंप्लीट। अब हमसे जो पूछा गया वो ये कह रहा है इन बीकॉम देर आर 60% गर्ल्स एंड इन बीएससी कंप्यूटर साइंस देर आर 40% बॉयज। कहता है बीकॉम में 60% लड़कियां, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 40% लड़के। तो हमसे पूछ रहा है बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों की कितना परसेंट है। तो भैया बताओ बीकॉम में 60% लड़कियां हैं, तो बीकॉम में बच्चे कितने थे यहाँ 20%, तो 20 का 60% 12%, यानी जो बीकॉम में 20% बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से उस 20 में 12% लड़कियां हैं और बाकी 8% लड़के। ठीक, ओवरऑल का टोटल का। और कहता है बीएससी कंप्यूटर साइंस में 40% लड़के हैं। तो बाबू बीएससी कंप्यूटर साइंस ये रहा, अगर इसमें 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियां होंगी, तो 25 का 60%, 25 के 150 यानी 15% लड़कियां हो गई। तो इसका मतलब 15% लड़कियां यहाँ है और 12% यहाँ, तो टोटल ओवरऑल में 27% लड़कियां हो गई इन दोनों की कुल मिला के। और आपसे यही पूछा हुआ है बीकॉम और बीएससी कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल कितनी परसेंट लड़कियां हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 27%। कह रहा कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों का कितना परसेंट है। तो हमने टोटल छात्र 100% माने में 100 में बीकॉम में 12% लड़कियां रजिस्टर्ड है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 15% रजिस्टर्ड है, और ये हमारा आंसर है। देखिए यार सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं है, और इस लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ेंगे तो प्रॉपर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सवाल में कह रहा है द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम ऑफ ₹16,000। कहता है 16,000 रुपए के किसी धन पे एक इंटरेस्ट तैयार हुआ है 14% की रेट से, लेट से n सालों के लिए इंटरेस्ट तैयार हुआ है फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर्स। कहता है उतने सालों में जो इंटरेस्ट तैयार हुआ है विच गिव्स
ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5, कहता है इसका 3/5 सिंपल इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। कहता है उस प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ जिस पे 10% की रेट से इसी टाइम बाउंड में जो इंटरेस्ट हमें मिले वो इस वाले इंटरेस्ट का 3/5 मिले। यानी लैंग्वेज को इतना तरोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है कि जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ लोगे समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई राशि 16,000 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज उन वर्षों में उस समय के लिए जो 10% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। यानी इसका 3/5वां साधारण ब्याज ये वाला देता है, ऐसा कहने लग रहा है। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं, मात्र कैलकुलेशन है, इस एन का कोई यूज नहीं, सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ था। आप कहेंगे हाँ सर बात समझते हैं, 5 से काटेंगे तो इसे देखेंगे 320 आएगा। अब मेरे बच्चे यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 3 चौक के 12, 2 2 दूनी 4, यानी 0 के बाद इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक 0 के बाद 4 आना चाहिए, वो केवल मेरा ऑप्शन ए है। दूसरा काम है डिजिटल सम, तीसरा काम है हम 14 यानी 7 का मल्टीपल ढूंढ ले, 3 का ढूंढ ले, इस तरह से। आइए मेरे भाई, इन ए रोम्बस ABCD O is any interior point such that OA equal to OC। मेरे राजा ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होती है जी? जिसकी सारी साइडें बराबर, ABCD। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो कहता है O is any interior point such that OA equals to OC। मतलब मेरे राजा O यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो OA और OC को बराबर काट रहा है। अगर ऐसा है मेरे भाई तो आप समझ रहे हैं कि मिड पॉइंट से जा रहा है, और मिड पॉइंट से तो भैया डायगोनल होके गुजरते हैं, तो ये 90 भी बनाते हैं, तो ये पूरा कोण 180 आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? DOB, तो DOB तो पूरा 180 डिग्री बना। कहता है 180 का 5/9वां हिस्सा ज्ञात करो। 180 का 5/9वां हिस्सा ज्ञात करिए। 20 20 5 100, 20 5 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तब तक आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, और अगली वीडियो में पूरे के पूरे सारे सेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन खत्म करा चुका हूँ। मेन जो मेरा यहां तक का असेसमेंट है वो ये कि हर सेट में 2 से 3 सवाल अच्छे हैं। उन 2 से 3 सवाल में अच्छे कहने के पीछे एक उद्देश्य ये कि DI ठीक दे रखी है, दूसरा ये कि कुछ कुछ सवाल छोटी छोटी कैलकुलेशन में दे रखे हैं, 10-20 सेकंड में घुमा रखे हैं। बाकी पेपर इतना आसान है कि आप मत ही पूछिए, 25 में से 22 सवाल तो निरे ही आसान दे रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप सभी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया होगा, आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा गया है। आप इस उम्मीद में मत बैठिए कि कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आप 25 में से 22 सवाल सभी ठीक कर आए हैं और आपका युद्ध आखिरी 3 सवालों के लिए है जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो आंख बंद करके जो मीन्स हम रोज आपको फ्री पढ़ाने लग रहे हैं उस मीन्स की वीडियो देखिए, यूट्यूब पे फ्री है। बहुत बार आदमी फ्री में मिली हुई चीज की कदर नहीं करता, उसी के जब वो पैसे दे देगा ना 2-3 हजार तो उसको उसकी कदर हो जाती है। तो आप समझदार बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे नहीं है, और मैं कोई नेता नहीं हूं, टीचर हूं। तो आप समझदार हैं, अपनी मेहनत आपके हाथ है। आइए इसको देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट रिप्लाई करिए, लाइक भी करिए, वीडियो शेयर भी करिए, और तब तक मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचाता हूं।